MDCAT टेस्ट 3, आप इसको एज ए गेस्ट पेपर भी कंसिडर कर सकते हैं, बट ओनली फुल फिज़िक्स सिलेबस के लिहाज से। बाकी बायोलॉजी या केमिस्ट्री वगैरह मैंने इसमें ऐड नहीं किए। सो ओनली फिज़िक्स MCQs 36, जिस तरह से आपके एक्चुअल MDCAT उसमें टेस्ट में आएंगे। और ये वैसे तो MDCAT के स्टूडेंट्स को भी स्पेशली उसके लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन चूँकि MCQs मैंने कोशिश की है कि ट्रिकी हो और न्यूमेरिकल भी कुछ मैंने ऐड किए हुए हैं। सो दीज कैन बी आल्सो दीज आल्सो कैन बी दिस क्वेश्चन कैन हेल्प आउट द स्टूडेंट्स which are appearing in NUST, JIK, PIAS, NewTech, IST और NTS जो टेस्ट कंडक्ट करता है वहाँ पर भी फिज़िक्स के पोर्शन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है। सो क्विकली मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चंस, यहाँ पर ये बात जहन में रखें कि क्वेश्चंस जिस तरह मैं पहले भी बताता हूँ कि क्वेश्चंस आप रीड आउट करें, ऑप्शंस देखें, सॉल्व इट एंड देन चेक योर आंसर विद माई सोल्यूशन। ठीक है, मुझसे भी कभी कभी गलती हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। सो क्रॉस चेक ज़रूर किया करें और कैलकुलेशन ज़रूर किया करें। तो जब इक्वेशन के बारे में भी आपसे पूछा जाता है तो थोड़ा सा उसको लिखा करें ताकि आपके सामने वो चीज़ अवेलेबल हो। सो क्विकली मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारे पास है that if a body of mass 2 kilogram moves with a velocity 4 meter per second, what is its kinetic energy? Simple सा question मैंने यहाँ से पिक किया है। So you can just write it half mv square और इसमें वैल्यूज पुट कर दें। मैस की वैल्यू है 2 किलोग्राम, स्पीड है 4, सो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 2s आर कैंसल और ये हो जाएगा 16 जूल। अच्छा, यहाँ पर एक और भी चीज़ मैं कंफर्म कर दूँ कि अक्सरियत जब आप टेस्ट शुरू करते हैं तो पहले 2-3 क्वेश्चन सिंपलर ही रखे जाते हैं ताकि आपका फ्लो बन जाए और फिर उसके बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल की तरफ अप्रोच किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट इफ द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, किनेटिक एनर्जी इज 0। अब आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि अगर आप ऑप्शन बी की तरफ देखते हैं कि ये ठीक है, तो इसमें रेस्ट की सिचुएशन में जो आपके पास सिचुएशन आती है उसकी वी की, सो वी 0 है, ठीक है। लेकिन वी नॉन ज़ीरो के केस में भी कांस्टेंट हो सकता है। यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन ए हमारे पास ठीक नहीं आता। वैसे ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रिकी है ये। इसी तरह से मैं गलत ऑप्शन आपके सामने पहले रख देता हूँ। बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, ये तो ज़ाहिर है पॉसिबल नहीं है। किनेटिक एनर्जी इज 0, ये भी पॉसिबल नहीं है, मूव कर रहा है, ठीक है। अब बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? 5 मीटर पर सेकंड एक नंबर है एक ख़ास डायरेक्शन में। अगर मैं कहता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी भी 5 मीटर, सो ये कंडीशन तो आ गई। दूसरी कंडीशन ये है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी भी 0 मीटर पर सेकंड है, तो ये भी इस चीज़ में आ गई है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। और 0 एक ऐसा कांस्टेंट है कि उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। और इट कैन बी कंसिडर्ड कि ये एक नॉन ज़ीरो स्टेट में भी कांस्टेंट हो सकता है और ज़ीरो के स्टेट में भी कांस्टेंट हो सकता है। सो इसलिए यहाँ पर जो बेस्ट फिट ऑप्शन आता है दैट इज़ दी ऑप्शन बी, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू, अब आप कहेंगे कि ये वाली बात ए में भी आती है। नो, ए में एग्जैक्टली एक चीज़ को एड्रेस किया जा रहा है, दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन दी नहीं जा रही, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि जैसे कि स्टेटमेंट के लिहाज से बहुत सिंपल लगे, बट दे में कन्फ्यूज़ यू कि अभी इसका क्या किया जाए, ओके। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है दैट स्प्रिंग कांस्टेंट के 200 न्यूटन पर मीटर इज स्ट्रेच्ड 0.1 मीटर, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? सो स्प्रिंग कांस्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप लगा लें। हाफ के की वैल्यू है 200 और उसकी एक्स की वैल्यू है
एम्पलीट्यूड की 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01, फिर उसके बाद 0.01 के नीचे आप 100 लगा देंगे, ये इसका पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, ये 100 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जवाब आ जाएगा 1 जूल। आगे चलते हैं। द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम। सिंपल सी बात है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है और उसका स्लोप पूछा जा रहा है। ये पूछा जा सकता है कि इसका ग्रेडियंट कितना है, क्या बताता है, तो ग्रेडियंट हो या स्लोप हो एक ही बात है और वो क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ हैज़ अ टोटल मैकेनिकल एनर्जी E. Its potential energy equals E 2E minus E minus 2E. अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये बात है कि कैनेटिक एनर्जी जो सैटेलाइट की होती है, ठीक है, वो होती है 1/2 G/m/r, ठीक है। ये जो आपके पास है स्मॉल m है, ये मास ऑफ सैटेलाइट है, कैपिटल M जो है मास ऑफ अर्थ है। और दूसरी तरफ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होती है G/m/r, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल है ये इसके क्या है, कैनेटिक के डबल है। सो इस वजह से अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये एक्चुअली यहाँ पर नेगेटिव का साइन होता है, ठीक है। सो मैं अगर इस तरह करता हूँ कि टोटल एनर्जी को हम इस तरह लिख लें कि और ज़ाहिर है यहाँ से पता भी चल सकता है कि यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर 1/2 नहीं है। सो दिस एनर्जी इज़ डबल ऑफ द कैनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आपके पास इसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी 2E। सो बी ऑप्शन आपके पास ठीक रहेगा, ठीक है। और इसमें मिसाल के तौर पर अगर आप इस तरह करते हैं कि लेट्स से जो सिचुएशन आपके पास होगी वो इस तरह से होगी। सो मैग्नीट्यूड के लिहाज से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैनेटिक एनर्जी के डबल होगी। सो इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ अंडर अ सेम फोर्स, द रेजिस्टेंस बिकम्स 2R, 3R, 4R, R/2। यहाँ पर फिर एक ट्रिक है, ठीक है। अंडर अ सेम फोर्स किया गया है और अंडर अ सेम फोर्स में आप जिस तरह इसकी लेंथ में इंक्रीज लाएंगे तो उसका एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो वॉल्यूम है इट शुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। सो जब वॉल्यूम आपके पास रिमेन कांस्टेंट हो तो वहाँ पर सिंपल सा फार्मूला है कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L², ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी 4R, क्योंकि वो डबल अगर दिया गया है तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है दैट विल बी 4R। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दैट द पावर फैक्टर ऑफ अ प्योर कैपेसिटर इज़ 1, 0, -1, 0.5। तो कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटिव सर्किट जो है वो एक कंजर्वेटिव सर्किट है और वो पावर बिल्कुल कंज्यूम नहीं करता, तो इस वजह से इसकी पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। वैसे भी अगर आप cos phi चूँकि पावर फैक्टर होता है और फाई की वैल्यू 90 होती है कैपेसिटर के केस में, फेज एंगल जो होता है, सो cos 90 विल बी इक्वल टू 0, 0 डिग्री नहीं 0। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है द इंड्यूस्ड EMF ऑफ अ कॉइल इज इफ द इंड्यूस्ड EMF ऑफ अ कॉइल इज डबल्ड इफ फ्लक्स इज हाफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डबल्ड, कॉइल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। सो आप देख सकते हैं कि जो फ्लक्स का मैकेनिज्म है EMF के साथ, तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू है n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। सो बेसिकली ये डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ई जो है वो डेल्टा फाई पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। सो इस वजह से अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को क्या कर दूं, डबल कर दूं, ये पूरी टर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो ऑब्वियसली EMF भी क्या हो जाएगी, डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन एन एक्सपेरिमेंट अ मैग्नेट इज ड्रॉप्ड थ्रू अ कॉइल, which statement is correct? Induced current opposes magnetic motion due to Lenz's law. Induced current assists magnetic motion. No current is produced in a magnet moves. Polarity remains same always. तो यहाँ पर ये अगर आप मिसाल के तौर पर एक इस तरह से कॉइल समझ लें और इसमें इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दें, ड्रॉप कर दें, तो इसके मोशन की वजह से
मोशनल ईएमएफ में की वजह से यहाँ पर ईएमएफ पैदा होगा, और ये जो कॉइल का ईएमएफ है ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ज़ाहिर है इफेक्ट जो है वो कॉज को अपोज करेगा. सो दैट द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट, दैट इंड्यूस्ड करंट अपोजेस मैग्नेट्स मोशन ड्यू टू लेंज लॉ. अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ 100 टर्न्स ऑन प्राइमरी एंड 1000 टर्न्स ऑन सेकेंडरी. इफ़ इनपुट वोल्टेज इज 10 वोल्ट, आउटपुट वोल्ट आपके पास कितने के बराबर होगा? सिंपल सी बात है, वो हम आराम से मालूम कर सकते हैं. और ये देख लें कि VS बाई VP इज़ इक्वल टू NS बाई NP. तो इसको आप आगे लेकर चले जाएं, VS आपके पास आ जाएगा VP इंटू NS बाई NP. VP आपके पास है प्राइमरी वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज है 10, और NS है 1000 और दूसरा है 100. तो ये 1 1 1 1, ये 100 कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास 100 वोल्ट जवाब आएगा. ठीक है, दिस इज ऑप्शन बी. अ 0.5 मीटर लेंथ वायर हैज़ 4 मीटर पर सेकेंड, मूव्स 4 मीटर पर सेकेंड इन 0.2 टेस्ला फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए सिंपल फार्मूला है VBL. V आपके पास है कितना? 4, B है 0.2 और लेंथ की वैल्यू है 0.5. ठीक है, तो यहाँ पर इसको B 2/10 कर लें, ये 5.5 को भी 5/10 कर लें. ये 5 और 2 मिलकर इस 10 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 4/10 से आपके पास जवाब आ जाएगा 0.4 वोल्ट. The efficiency of a transformer neglecting loss is always less than 1, always equal to 1, always greater than 1, depends on load. So question number 12 में आपके पास आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ये चीज़ होगी. ठीक है, neglecting losses, so that is will be ideal. If 100 joule of work is done in 4 seconds, what is the power? So सिंपल सी बात है, वर्क को उस पर डिवाइड कर दें तो 25 वाट आपके पास जवाब आ जाएगा. Which of the following is dimensionally different? वर्क, टॉर्क, एनर्जी और पावर. सो आप देख सकते हैं कि वर्क का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर है, टॉर्क का भी यूनिट न्यूटन मीटर है, एनर्जी का भी यूनिट न्यूटन मीटर है, लेकिन पावर का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर बाई सेकंड है. ठीक है, बिकॉज जूल पर सेकंड है. सो ये डिमेंशनली डिफरेंट जो है वो क्या है? पावर है. ऑप्शन डी. If the induced current produces a magnetic field at the support that supports the change in flux, it would violate Lenz's law, supports Faraday law, increases efficiency, reduces resistance. So it would break energy conservation. और energy conservation में आपके पास क्या होगी? ये ऑप्शन ए आपके पास क्या होगा? करेक्ट होगा, बिकॉज लेंज लॉ इज एक्चुअली द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं मेंशन कर दूँ कि पास में जितने भी MCQs आ रहे हैं MDCAT में, शॉर्ट सेंटेंसेस आ रहे हैं. मैंने काफ़ी एकेडमिक्स के टेस्ट वगैरह देखे हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन उन्होंने बनाए हुए हैं. तो इस तरह से क्वेश्चंस आपने देखे हैं कि इस तरह नहीं आते. वन लाइनर स्टेटमेंट आती है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन कम दी गई होती है, आपका नॉलेज चेक किया जाता है कि हाउ यू विल डिड्यूस द रिजल्ट. द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि फ्लक्स जो है वो आपके पास बराबर होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, और अगर मैं B को रख देता हूँ तो ये फ्लक्स पर यूनिट एरिया बन जाता है. ये बेसिकली टेस्ला होता है, और चूँकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज़ एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड, और इसका यूनिट क्या होगा? टेस्ला. Which law defines the direction of induced EMF? Faraday's law, Lenz's law, और Ampere's law. पता चल गया होगा आपका करेक्ट ऑप्शन का. A 12 volt battery sends a 2 ampere through a coil of resistance 3 ohm. Power dissipated आपके पास कितनी होगी? 12 वाट, 24 वाट, 6 वाट, 48 वाट. 12 वोल्ट की बैटरी है, 2 एम्पेयर का करंट थ्रो कर रही है. ठीक है, और 3 ओम का रेजिस्टेंस है. सो इसमें आपके पास, तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास इक्वेशन है P इज इक्वल टू VI. 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट 24 वाट्स.
The soft iron core is transformer is laminated to increase flux, reduces eddy currents, increases weight, decreases inductance. तो यहाँ पर भी आपको ये चीज़ का कंफर्म होगा, और ये बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूछी गई है कि जो सॉफ्ट आयरन है उसको लेमिनेशन किस लिए की जाती है, ताकि एडी करंट्स का इफेक्ट मिनिमाइज किया जा सके. द EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कॉइल रेजिस्टेंस, करंट, कैपेसिटेंस. तो इसमें भी आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है. ठीक है. इन a step down transformer the secondary current is greater, smaller, same, zero. तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में चूंकि वोल्टेज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, राइज हो जाएगी. सो दैट विल बी ग्रेटर 21 में, because the input power and output power both are equal. A loop in uniform B field, magnetic field, is rotated faster, induced EMF will decrease, increase, remain same, B0. तो यहाँ पर आपके पास फास्टर रोटेशन, फास्टर फ्लक्स चेंजेस, और इस वजह से आपके पास जो इंड्यूस्ड EMF है वो क्या होगा. अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं बताई गई कि वो क्या किया जा रहा है, उसकी तो यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि उसकी स्पीड में कंटिन्यूसली इंक्रीज़ आ रहा है. अगर वो इंक्रीज़ आता तो फिर तो ये ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही होती और ये रोटेशन भी इंड्यूस्ड EMF भी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता. लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट है तो ज़ाहिर है उसके बाद उसमें आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप उसको ये कह सकें कि हाँ ये है कि अगर थोड़ा सा इस सेंटेंस में हम इस तरह से चेंजेस कर लें या इस तरह से इसको कर दिया जाए कि अ लूप ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज़ इंक्रीजिंग इज़ रोटेटिंग विद इंक्रीजिंग स्पीड, तो उस वक्त आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज EMF हो जाएगा. ठीक है. वैसे नॉर्मल सिचुएशन में होगा तो रिमेन सेम होगा. एनर्जी लॉसेज इन अ ट्रांसफार्मर ऑकर मेनली टू जूल्स हीटिंग, एडी करंट, flux leakage, all of these. The magnitude of induced EMF in a moving conductor depends on length, speed, field, only length, only speed, only field. So magnitude of induced EMF in a moving magnet conductor depends on length, speed, and field. So V B L है. ठीक है. ये V है, ये B है और ये L है. तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन ये है A. A magnet induces current in a coil only when there is a relative motion, both are stationary. Coil is insulated, none. So there is a relative motion. Faraday's law can be expressed as E is equal to minus n, ये E है, epsilon. The negative sign shows direction, conservation of charge, conservation of mass, direction, magnitude, ये. The SI unit of self-inductance is Henry. When alternating current passes through a coil, it opposes the current changes due to resistance, inductance, capacitance, reactance. Inductive reactance. ठीक है. The secondary coil of a transformer with a double turns of primary will have the voltage. तो ये सिंपल VS by VP को क्या कर देगा, डबल कर देगा. ठीक है. अच्छा, बिकॉज NS बाई NP आपके पास यहाँ से क्या आएगा, टर्न्स रेशो, दैट विल बी 2. सो ये डबल कर देगा उसको. विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर, पावर, करंट, वोल्टेज, फ्लक्स, पावर. ठीक है. दैट विल बी रिटन एज VP IP इज इक्वल टू VS IS. ये प्राइमरी का, ये सेकेंडरी का. Which of the following supports the principle of conservation of energy? Lenz's law. ठीक है. If the rate of change of magnetic flux through the coil doubles, the induced EMF becomes rate of change of magnetic flux. ठीक है. डबल तो induced EMF भी डबल हो जाएगा. A 240 volt to 12 volt transformer has efficiency 100%. If output current is 2 ampere, what is the input current? सो यहाँ पर हम लिख लेंगे IPVP इज इक्वल टू ISVS.
वैल्यूज़ मैंने लगा दी हैं। IS की वैल्यू आप आराम से मालूम कर सकते हैं। 12 1s आर 12, 12 20s आर 24 और 240। ठीक है, तो ये आपके पास जवाब जो है, अच्छा यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ गलत लगा दी हैं। ठीक है, क्योंकि हमसे क्या मांगा गया है, आउटपुट करंट की वैल्यू है 2 एम्पेयर। सो आउटपुट करंट मेरे पास ये है, सो 2 एम्पेयर, और VS मेरे पास क्या है 12 वोल्ट, और VP क्या है 240 वोल्ट, और इनपुट करंट मांगा गया है IP। सो 240 को इधर हम ले जाएंगे, 240 यहाँ से कट जाएगा, और ये एम्पेयर फ़िलहाल हटा दें, और 12 2s आर 24, और ये 24/240 आ जाएगा, दैट विल बी 1/10.1 एम्पेयर हमारे पास करंट आएगा इसका। In an AC circuit, current lags voltage by 90. The circuit contains pure capacitor, pure inductor, pure resistor, none. तो ये जनाब जब करंट लैग करेगा वोल्टेज के मुकाबले में, सो दैट विल बी अ प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, कैपेसिटिव में इसका उलट होगा, और रेजिस्टिव में दोनों के बराबर, दोनों में कोई एंगल नहीं होगा। सो यहाँ पर आपके पास जवाब ऑप्शन बी आएगा। 35 क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0.1 to 0.3 वेबर इन 0.2 सेकेंड। इंड्यूस्ड EMF आपके पास आ जाएगा 0.3 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 0.2, ये आपके पास आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2, कैंसल आउट 1 वोल्ट। द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, इंडक्टर। सो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो जनाब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सी चीज़ कन्वर्ट करती है, जनरेटर। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट की होगी कि कुछ चैप्टर्स ऐसे आपको मिले होंगे ना, न्यूक्लियर फिजिक्स या बाकी ऐसे चैप्टर्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया था। कुछ मेजॉरिटी ऐसे कुछ चैप्टर्स मैंने उठाए कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने पिक किए, ताकि वहाँ से प्रैक्टिस हो जाए। अगले टेस्ट में मैं कोशिश करूँगा कि हर एक चैप्टर से तकरीबन, चूँकि 36 क्वेश्चन है, सो आई विल ट्राई कि हर एक चैप्टर से ऑलमोस्ट 2 या इससे ज़्यादा क्वेश्चन पिक किए जा सकें। ठीक है, बिकॉज 2 भी पिक किए जाएं फिर भी ठीक है। ओके, थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्रिपरेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा MCQs के करने की, बिकॉज इस वक्त आपकी प्रिपरेशन सारी कंप्लीट हो चुकी होगी। सो यू जस्ट नीड अ क्विक रिविजन एंड MCQs प्रैक्टिस।